गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का विषय रसायन अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। तो अपन अभी तक हाइड्राइड पढ़ चुके थे कि हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं। आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड और अंतरअवकाशीय हाइड्राइड। अब अपन आ रहे हैं जल पर। तो जल के लिए पढ़ते हैं तो अपन सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑक्सीजन के बाद हमारा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है जल। जल मनुष्य के लिए अति उपयोगी पदार्थ है। यह जंतुओं तथा जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का शरीर का प्रमुख अंग माना जाता है। यह मानव शरीर को कार्यान्वित रखने के लिए आवश्यक है। जो जल है ना, जल पहले से साधारण तत्व समझा जाता था, लेकिन मैक्यूअर नामक वैज्ञानिक ने सन 1776 ईस्वी में जो ज्वाला उनकी परीक्षण है, तो ज्वालामुखी हाइड्रोजन ज्वाला जब द्वारा ठंडी हुई ना, तो जो हाइड्रोजन ज्वाला जब ठंडी हुई ना तो सतह पर ओस पड़ गई। तो ओस पड़ने छोड़ने के प्रमाण से ये बताया गया है कि जो ये क्या है, ये जल है। तो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से सहयोग करके एक यौगिक बनाती हैं जिसे हम जल कहते हैं। लेकिन लेवोजिए नामक वैज्ञानिक ने सन 1783 ईस्वी में यह सिद्ध कर दिया कि भार द्वारा कि जल का संगठन कितना होता है और जल का सूत्र कितना होता है। तो जल का संगठन जो बताया था उनके अणुओं के परमाणु भार के आधार पर, तो 18 तथा इसका सूत्र H2O बतलाया था। अब प्राप्ति की बात करते हैं तो जल जो हमें है बहुत अधिक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। वैसे तो ये जल प्रकृति में विस्तृत रूप से वितरित पदार्थ है, लेकिन यह हमारे पृथ्वी के भूभाग पर 70% भाग जो है वो जलमंडल में ही है। इनमें अपन बात करते हैं कि अपने मानव शरीर में जो भाग होता है वो 65.70% मनुष्य के शरीर में लगभग जल होता है। और मछलियों में 80% जल होता है तथा जमीनों पौधों में 50 से 70% तथा जो ककड़ी होती है जिसका अपन उपयोग करते खाने में 97% जल होता है। तो हम प्राकृतिक जल प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर अपन निम्न प्रकार कह सकते हैं कि जो जल है ना, हमें वर्षा के द्वारा, खनिज तथा झरनों के द्वारा, नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा अत्यंत विभिन्न तरीकों से हमें जल प्राप्त होता रहता है। तो ये जल है, इस जल के अपन अब पढ़ते हैं भौतिक गुण व रासायनिक गुण। तो जल जो है ना, साधारण ताप पर शुद्ध जल रंगहीन माना जाता है। वो होता ही है, वो गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ होता है। यह पारदर्शक द्रव है, किंतु अधिक गहरा पानी भर दिया जाए तो हरा नीला दिखाई देता है। ये अन्य द्रवों की भांति जल भी संपीडित होते हैं। जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ में बदल जाता है। जल का सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। जल का अणु जो है ना, ध्रुवीय गुण रखता है। ये जल के अपने भौतिक गुण हैं। अब जल के रासायनिक गुणों पर बात करते हैं तो तापीय विघटन। सबसे पहले अगर हम जल जो है, जल का सूत्र H2 है, अगर हम इसका विघटन करें अत्यधिक ताप पर इसमें विद्युत विसर्जन किया तो ये अपने अवयवी तत्वों में बट जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको संतुलित कर लेंगे, इस प्रकार ये संतुलित हो गई क्रिया। तो ये तापीय विघटन है। दूसरी अपन बात करते हैं अम्ल क्षार क्रिया। अगर ये अम्लों के साथ क्रिया करे तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और क्षारों के साथ क्रिया करे तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम बात करें HCl अम्ल के साथ H2O की क्रिया करना है तो ये अम्ल है, तो अम्ल के साथ ये कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो जो बनने वाला पदार्थ होगा वो है स्त्री को हाइड्रोनियम का आयन बोलते हैं। पर हाइड्रोनियम का आयन तथा क्लोराइड के ऋण आयन बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो आयन होता है कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए किसी न किसी के साथ क्रिया करके एक योगात्मक यौगिक बना लेता है। जैसे अब बात करते हैं अपन एमीन की, जो अमोनिया है क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर इसके साथ जल के साथ क्रिया करा जाए तो ये क्षार है, तो ये अम्ल की तरह कार्य करेगा। अपन के लिए क्या बना देगा, अमोनियम का आयन बना देगा, हाइड्रोक्साइड के आयन अलग हो जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि अम्ल जो जल है ना, अम्ल तथा क्षारीय दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। अम्ल क्षार अपक्रिया। अपन बात करते हैं धातुओं के साथ अपक्रिया।
तो अगर जल की अपक्रिया धातुओं के साथ कराई जाए, जैसे सोडियम है, कैल्शियम जैसी धातुएं हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु, अगर इनके साथ क्रिया कराई जाए तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और तथा उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि सोडियम प्लस NH2O, इसने क्रिया की तो आप सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस निकली तो इसको संतुलित कर लेते हैं अपन, हाइड्रोजन यहाँ विषम संख्या है, इसको समाना दिए तो ऑक्सीजन 2 गए तो 2 कर दिए, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 4, सोडियम 2, क्रिया संतुलित हो गई। तो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जिंक के साथ भी अगर इसकी क्रिया कराई जाए तो जिंक के साथ या फेरिक के साथ या तो इनकी वाष्प है ना, जो जल वाष्प, इनके साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसके बाद अपन धातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करवाएं तो कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वो भी जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और अधातुओं के साथ अगर क्रिया कराई जाए तो इनके अम्ल बनते हैं तथा अगर आप जल का अपघटन करें क्लोरीन के साथ या किसी दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार के साथ तो उनके अम्ल प्राप्त होते हैं। ये जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण समाप्त हुए। अब अपन आते हैं भारी जल की D2O पर, और D2O कैसे प्राप्त होता है, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हैं। देखिए अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो भारी जल है ना, वो भारी जल बनाने की अत्यंत सुगम जो विधि है वो है विद्युत अपघटन। अगर भारी जल का साधारण जल के विद्युत अपघटन या प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने, यूरे ब्राउन ने अनेक पदों में विद्युत अपघटन के द्वारा इसको पद प्राप्त किया। इस विधि को एक चित्र के अनुसार, एक जो आपने बुक में देखा है चित्र है, उस चित्र के अनुसार इसमें एक इस्पात का तो एक पात्र होता है। इस पात्र जो होता है ना वो बेलनाकार पात्र होता है। जो पात्र होता है वो कैथोड का कार्य करता है तथा इसमें एक छिद्र युक्त बेलनाकार एक चादर लगी रहती है जो एनोड का कार्य करती है। तथा जब हम इसमें जो इस प्रकार के जो सेल होते हैं छिद्रयुक्त अनेक सेल, ये विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। तो हम इनसे को विद्युत अपघटन करके जो हमें अंत में प्रभाजी आसवन के द्वारा बोल सकते हैं कि जो अतिरिक्त आसवन के द्वारा लास्ट में जो हमें जल की मात्रा प्राप्त होती है वह भारी जल होता है, और भारी जल D2O को कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो भारी जल के गुण है भौतिक गुण, यह रंगहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है, और ये भी एक गतिशील द्रव है। इसका गलनांक जो होता है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और जितने भी इनके भौतिक स्थिरांक होते हैं लगभग अपन मानते हैं कि इनके सभी के भौतिक स्थिरांक जल के भौतिक स्थिरांकों से ज्यादा होते हैं। अब आते हैं अपन इनके रासायनिक गुणों पे। तो रासायनिक गुण जैसे जल के रासायनिक गुण थे उसी प्रकार इसके, अगर इसका भी अपन विद्युत अपघटन करें D2O का तो ड्यूटेरियम अलग और ऑक्सीजन अलग हमें प्राप्त होती है। अगर हम सोडियम धातु के साथ ड्यूटेरियम की क्रिया कराएं तो अपन को जैसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता था तो ये ड्यूटेरियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड बनाता है। इसकी क्रिया भी अगर जैसे अगर हम D2O की जो वाष्प है ना, इसको अगर हम फेरिक जैसे धातुओं पर वाष्प प्रवाहित करें या रक्त तप्त फेरिक पे इसको प्रवाहित करें तो ये भी ड्यूटेरियम की गैस उत्पन्न करता है। अगर इनकी धातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करें तो ये भी उनके ड्यूटेरो ऑक्साइड बनाता है, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम, किसी के साथ भी आप क्रिया कर सकते हैं। अगर अधातुओं के साथ क्रिया करें तो ये अधातुओं के साथ जल क्रिया करके अम्ल बनाता था, उसी प्रकार ये भी ड्यूटेरियम का ऑक्साइड ये भी अम्ल ही बनाएगा। तो ये आपके ड्यूटेरियम के भारी जल के ये कुछ रासायनिक गुण थे। अपन अब भारी जल के उपयोग भी पढ़ते हैं कि भारी जल के उपयोग है क्या। तो भारी जल जो है ना ये ड्यूटेरियम है, इसका ड्यूटेरियम का ऑक्साइड कहलाता है। तो अपन बोलते हैं कि ड्यूटेरियम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय भट्टियां होती हैं, नाभिकीय भट्टियों में इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और रासायनिक क्रिया विधि के द्वारा एवं जीवधारियों में होने वाली क्रियाओं में अध्ययन भारी जल अनुरेखक प्रकार करता है। इस प्रकार आपका ये भारी जल तथा इनके भौतिक और रासायनिक गुण समाप्त हुए। अपन अब बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 बनाने की विधि क्या है। तो आप H2O2 बनाने की
एक विधि, सिर्फ एक विधि भौतिक गुण, रासायनिक गुण व उपयोग संरचना से पढ़ लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाए H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 प्लस H2O2 बनता है। इस प्रकार हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या है कि इसको बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, इसमें अपन ऐसे पढ़ सकते हैं कि फ्लास्क में बर्फ में ठंडा किया हुआ 20% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लेकर के उसमें सोडियम परऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं। सबसे पहले एक फ्लास्क में ठंडा किया हुआ 20% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसमें सोडियम परऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं और उस फ्लास्क को उसमें डालते हैं और हिलाते जाते हैं। तो फ्लास्क को बर्फ में रखकर ही ठंडा करते रहते हैं, तो सोडियम सल्फेट है ना, तो सोडियम सल्फेट के हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड का हमें केवल 30% विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके बनाने की विधि हो गई, अपन इसके केवल गुण और उपयोग पढ़ते हैं। तो गुण है ना, शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड गंधहीन और गाढ़ा द्रव है, कम मात्रा में रंगहीन होता है किंतु अधिक मात्रा में नीला रंग प्रदान करता है। यह पानी तथा अल्कोहल दोनों में ही विलय होता है और अगर इसका संपर्क शरीर के साथ हो जाए तो शरीर के संपर्क में आने से हमारे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं तथा इसका जो इसमें हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन बंध की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के जो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण हो गए, उपयोग आप खुद पढ़ लीजिए कि उपयोग इनका क्यों किया जाता है। उपयोग में सिंपल सी बात है कि इनका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, घाव आदि को साफ करने में किया जाता है, इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, इनका उपयोग आप पुराने तिल चित्रों को साफ करने में भी करते हैं। इस प्रकार आपका यह अध्याय आज 9 हाइड्रोजन समाप्त हुआ। अगर आपको किसी बात की समस्या है तो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।